पहला सवाल है वायु परागन के अनुकूलन को लिखें। अगर परागन की प्रक्रिया जो है वायु के द्वारा हो यानी हवा के द्वारा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिमोफिली या वायु परागन कहते हैं। ऐसे पुष्पों को हम लोग वायु परागित पुष्प यानी एनिमोफिलस फ्लावर्स भी कहते हैं। वायु परागन की जो है निम्नलिखित अनुकूलन होते हैं, जिसमें से कि हमारा पहला है वायु परागित के जो पुष्प होते हैं वह छोटे, आकर्षण रहित यानी कि वे क्या होते हैं, एट्रैक्टिव नहीं होते हैं। साथ साथ जो है यह क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं यानी रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं यानी ऑर्डरलेस होते हैं। एवं दूसरा है कि वायु परागत पुष्प जो है प्रायः क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ये पत्तियों वाले भाग के ऊपर निकलते हैं तथा इनमें जो है नर पुष्प की जो अधिकता होती है, जैसे मक्का। तीसरा हमारा है पुष्प के अनावश्यक भाग, जैसे बाह्य दलपुंज जो है बहुत छोटे होते हैं, जिससे कि ये परागकण जो है और वर्तिकाग्र के बीच में क्या कर सके कि रुकावट ना बना सके। चौथा है वायु परागन करने वाले पुष्पों द्वारा जो है प्रचुर मात्रा में पोलन ग्रेन्स उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वायु के झोंके के साथ जो है परागकणों का अधिकांश भाग जो है इधर उधर गिरकर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और फिर थोड़े से जो परागन ही जो है वास्तविक रूप से परागन की प्रक्रिया में भाग ले पाते हैं। पांचवा हमारा है परागकण जो होते हैं वह छोटे होते हैं, शुष्क व हल्के होते हैं, जिससे जो है ये वायु में आसानी से इधर उधर उड़ सके। कुछ पुष्पों के जो है परागकण की विशेष संरचनाएं भी पाई जाती है जो वायु परागन में सहायक होती है, जैसे चीर हो गया, पाइनस हो के परागन जो है परागकण जो है वह विंज्ड होते हैं यानी पंख युक्त होते हैं, जिससे ये आसानी से क्या हो सके, उड़ सके। पुकेसर के जो है तंतु जो हैं प्रायः लंबे तथा पतले होते हैं और पुष्प के बाहर निकलते रहते हैं, जिससे वायु के झोंके के साथ क्या हो, यह आसानी से तंतुओं में झूल सके। सातवां है इन पुष्पों का जो वर्तिकाग्र होता है लंबा होता है, रोम युक्त होता है और पुष्प के बाहर निकला हुआ होता है, जिससे ये परागकणों को आसानी से पकड़ सके, जैसे मक्का। अगला है ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। उत्तर है कि मेंडल द्वारा मटर का पौधा जो है इसीलिए चुना गया था क्योंकि जो है हमारे पी प्लांट्स यानी कि जो गार्डन पी है, मटर का पौधा जिसका बायोलॉजिकल नाम पाइसम सटाइवम है, ये कम ही समय में क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, यानी कि लाइफ स्पैन क्या होता है इसका, छोटा होता है और यह क्या हो इजिली यानी कि इसका कल्टीवेट हम लोग कर सकते हैं। अगला है मटर के पौधे का जो होता है वह क्या होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, अल्प जीवन काल होता है। अगला हमारा है मटर में विभिन्नताएं दर्शाने हेतु विशेष लक्षण, यानी कि इसमें जो है डिफरेंट फिजिकल्स कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अगला हमारा है इसमें सेल्फ पॉलिनेशंस होता है यानी स्वपरागित पौधा है यह। अगला है फूलों का जो है अपेक्षाकृत क्या होना, बड़ा होना, यानी कि इनके जो फूल होते हैं वह क्या होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं। अगला है वृषण तथा अंडाशय के दो दो कार्य लिखे हैं। तो वृषण तथा अंडाशय के दो दो कार्य जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहले अगर बात करें टेस्टिस वृषण की, तो जो क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया करता है, यानी कि शुक्राणु जनन करता है, अनफॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म जिसे कहते हैं। और दूसरा है हार्मोन सिक्रीशन करना, यानी जिसमें क्या एंड्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन जो हैं वो क्या है, मेल हार्मोन्स हैं। और अगला हमारा अंडाशय है जिसमें कि यह क्या करता है, ऊजेनेसिस करता है, यानी अंडाणु जनन करता है, यानी कि ये अंडे प्रोड्यूस करते हैं, साथ साथ जो है यह हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, इसमें कि एस्ट्रोजन आता है और प्रोजेस्टेरोन जो कि क्या है, फीमेल हार्मोन है। अगला हमारा हेमोफीलिया को हम लोग ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है। उत्तर है हेमोफीलिया जो है एक क्या है, सेक्स लिंक्ड डिजीज है या बीमारी है, यानी यह बीमारी जो है माता पिताओं से बच्चे में हो सकती है। इस बीमारी से ग्रसित लोगों में क्या होता है, रक्त का थक्का जो है नहीं बन पाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को यह बीमारी होती है उनके रक्त में प्रोटीन की कमी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। अगर किसी भी प्रकार की चोट या इंजरी होती है तो उसमें क्या होता है, उस व्यक्ति से बहुत ही अधिक क्या होता है, खून जो है वह निकलता है, यानी कि खून जो होता है वह बंद नहीं होता है। तो इस वजह से जो है उस व्यक्ति की
जान भी जा सकती है। तो इसीलिए जो है हम लोग हीमोफीलिया को क्या कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। अगला है रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लिएज क्या है, तो प्रतिबंध जो इंजाइम्स जो होते हैं वह इंजाइम्स के व्यापक एंडोन्यूक्लिएज समूह का क्या है, एक वर्ग है। यह क्या करता है, प्रतिबंध इंजाइम, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज या प्रतिबंध एक इंजाइम्स हैं जो डीएनए को क्या करता है, टुकड़ों में प्रतिबंधों के विशिष्ट पहचान स्थलों पर या उसके निकट टुकड़ों में डीएनए को क्या करता है, विभाजित करता है। यानी जिसे हम लोग मॉलिक्यूलर्स क्या कहते हैं, सीजर्स कहते हैं, कैंची कहते हैं। अगला हमारा है डीएनए फिंगरप्रिंट्स के 2 उपयोग बताएं। तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स का तकनीक का उपयोग हम लोग करते हैं आपराधिक मामलों की गुत्थियों को सुलझाने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ जो है मातृत्व, पितृत्व या व्यक्तिगत पहचान को निर्धारित करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। अगला है उत्तक संवर्धन क्या है, यानी टिश्यू कल्चर जिसे कहते हैं। उत्तक संवर्धन क्या है, एक प्रकार की आधुनिक तकनीक है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, संपूर्ण पौधा तैयार करते हैं। कहाँ करते हैं, तो लेबोरेटरी में करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं। इस विधि में हम लोग पौधे के किसी भी हिस्से की कोशिका जो है उत्तक लेकर के पोषक तत्वों की मौजूदगी में प्रयोगशाला में हम लोग संपूर्ण पौधा क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। क्योंकि पौधे की कोशिका में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की क्षमता होती है, योग्यता होती है, कैपेसिटी होती है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। अगला है कि औषधि में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग लिखें। औषधि के क्षेत्र में इंसुलिन तथा इंटरफेरॉन का संश्लेषण बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के डीएनए प्रोब तथा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का संश्लेषण भी किया गया है। जन्मजात बीमारी क्या है, तो वैसी बीमारी जो बच्चे को जो है वह क्या होता है, जन्म के समय से ही होती है। यानी वे बीमारी जो उनके माता पिता से ही प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जन्मजात बीमारी या कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। अगला हमारा है कि वन्य जीव के विलुप्त होने के 2 कारण बताएं। तो वन्य जीव के विलुप्त होने के निम्नलिखित 2 कारण हैं, जिसमें से कि आप जलवायु परिवर्तन लिख सकते। पहला हमारा क्या है, जलवायु परिवर्तन, दूसरा है अनियमित पर्यटन, तीसरा है अत्यधिक जो है जीव जंतुओं का शिकार करना। अगला है जीव जंतुओं के आवास की कमी होना, और अगला है शहरीकरण, यानी कि अर्बनाइजेशन जो है क्या है, वन्य जीव के विलुप्त होने के कारण है।